हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं था सुमन बढ़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि वे 6 क्लास है और हमारे अतीत जो हमारी बुक है उसी को हम लोग आपका देख रहे हैं। और उसी में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आपका इसमें जो आपका चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर हम नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्या बताती हैं कब्र और किताबें। तो मैरी की कहानी से हमने इन सबको आपका बहुत अच्छे से जानने का और समझने का प्रयास किया कि आखिर में ये क्या है, क्लियर है। और इनको देखने की कोशिश की कि कैसे हम प्राचीनतम ग्रंथों से जो है इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं और उसका पता लगाते हैं कि कैसे कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। और हम लोग इनको सबको जानने का, इन सबको देखने का आपका क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना हम लोग आपका देख रहे थे। और साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है, ठीक है। और 350 साल से 3500 साल पुराना ये वेद है। और हमने देख लिया था कि सबसे पुराने 4 वेद हैं और उनमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद की रचनाओं में क्या लिखी है? 1000 से ज्यादा आपकी प्रार्थनाएं हैं। इन्हीं प्रार्थना को हमने सूक्त कहा है, ठीक है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। इसमें देवी देवताओं की स्तुति की रचनाएं लिखी गई हैं। 3 प्रमुख देवता है, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम, ठीक है। उसको हमने कहा गया है। इन सबको हमने बड़े अच्छे से एक एक करके सबको जानने का, समझने का आपका प्रयास किया है कि क्या, कैसे, किस प्रकार है। तो इतना फिलहाल हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। पहले यहाँ तक मुझसे पूछ लीजिए कि वैदिक पार्ट में कोई आपको प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वैदिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, फिर आगे बढ़े। या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो इसके अंतर्गत पूरा, कोई भी मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, अब आपने उसके बाद जो था इतिहासकार कैसे वेदों का अध्ययन करते हैं, कैसे जानकारी कोशिश करते हैं, इसको हमने देखा। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? विश्वामित्र और नदियों के बीच का संवाद जानने की कोशिश की आपने कि विश्वामित्र और नदी किस प्रकार से संवाद कर रहे थे, ठीक है। ये हमने देख लिया। घोड़े, रथ और जो आपका मवेशी हैं उनकी कहानी क्या है उसके पीछे की, उसको हमने देखा, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द थे जो लोगों की विशेषता बताते थे। अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो उसको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता था। जो कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किया करता था तो उसको बड़ा श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसमें देखा कि ये जो अगर कोई आपके सैनिक थे वो किस प्रकार अपनी सेना को रखते थे या नहीं रखते थे, ये आपने देखा। क्लियर है? ये जिन शब्द से कैसे निकला है, विष कैसे बन गया, वैसे कैसे बन गए, कुछ जनपद के नाम पड़े, दस्यु कौन थे, दास कौन थे। तो इतना हम लोग आपका किताबों से आपका सीख चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हमको क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है। और खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। क्लियर है? अब क्या देखना है? खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। इस पर हम लोग आपका बात करेंगे। कह रहे हैं कि अगले पृष्ठ के चित्रों को देखा। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोग द्वारा बड़े करीने से लगाए जा गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कह रहे जो महापाषाण में जो आपकी कब्रें बनाई गई हैं वो लगभग इतने हजार साल पहले आपका बनाना का काम उनको शुरू, इनको महापाषाण की जो आपके चीजें हैं इन सब का काम इतने हजार साल पहले शुरू हुआ। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ थी? दक्कन भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्व भारत और जो आपका कश्मीर में क्या थी, ये सारी चीजें आपकी प्रचलित थी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र दो में दिखाए गए हैं। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी थे। कुछ पत्थर कैसे हैं, जो पुरास्थल के पत्थर है, जो पाषाण है, वो कुछ पत्थर ऊपर दिखाए गए हैं जमीन पर,
और कुछ पत्थर कैसे हैं जो जमीन के अंदर हैं, उन पाषाणों को भी हमने आपका देख लिया है। देखिए ये इस प्रकार की एक गुफा, मतलब इस प्रकार की दफनाने का जो सिस्टम था, इस प्रकार से हमको कुछ पत्थर लगे हुए मिले हैं इसी हॉल के माध्यम से। कैसे वो बॉडी को ले जाते होंगे, कैसे उनको आप दफन करते होंगे, इस विषय की पूरी मैकेनिज्म हमको यहाँ देखने के लिए बेसिकली मिल जाएगी। कह रहे हैं कि कई बार पुरातात्विकविदों को गोल साइज आकार के पत्थर मिले हैं। ये कई अकेले खड़े हुए पत्थर हैं और ये मात्र एक ही प्रमाण है जो जमीन में कब्र के नीचे दर्शाया गया। कैसी है? ये जमीन के नीचे की कब्र को दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए जमीन के नीचे की जो आपकी कब्र है वो कैसी कब्र है, देखिए। और मैं आपसे पूछूंगा अभी कुछ, आप इसके पत्थर, इसके आकार, ये आयताकार है, किस आकार में है, ये आपको इसका गौर करके आपको देखना है और इस पे गौर करके आपको बात करना है किस में है ये। क्लियर है? चलिए देख ली। अब इसके चारों तरफ के जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उन पत्थरों को देखिए कैसे गोल गोल पत्थर लगे हुए हैं, इनको देखिए। उसके बाद कैसे छोटे पत्थर इसके बगल में है, उनको देखिए। फिर उसके बाद खड़ी हुई जो आपकी पत्थर की स्लाइड जैसी है, इनको देखिए। फिर देखिए वो स्लाइड आयताकार स्थिति में है। फिर उसके बाद देखिए एक पोर्ट होल के माध्यम से एक रास्ता आपको दिखाई देगा, देख लिया। और कह रहे हैं कि ऊपर तरह से महापाषाण के आपके ताबूत हैं जिनको हमने सिमिट कहा गया है और सिमटों को दिखाया गया है। एक बड़ा पोर्ट होल इसमें है जो शायद पत्थरों से बने हुए चारों तरफ के जो कमरे हैं उसमें हमको पोर्ट होल जो है वो आपका दिखाई देता है। और कुछ इस प्रकार की हमको बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सारी चीजें हमको क्या मिली हैं, इसी कब्र से मिली हैं। महापाषाण कब्र से मिले कुछ सामान, घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं ओर, ये पैर रखने का नहीं होता, पैतान जिसको बोलते हैं घोड़े का, तो वो हमको मिला है। और उसी कब्र से हमको एक योद्धा की जो आपकी तलवार है ये हमको मिली है। क्लियर है? ये सब क्या है? ये पोर्ट होल में जो आपका किसी मानव के या किसी व्यक्ति के साथ जो अपने आपका दफनाई गई जो आपकी चीजें हैं, उनमें से लोहे के कुछ एविडेंस के तौर पर हमको कुछ मिला है। आप उनको गौर करके देखिए कि क्या है ये। देख लिया? अब कह रहे हैं कि महापाषाण के निर्माण में भागों में कई तरह के काम करने पड़ते थे। कार्यों की सूची बनाइए, क्रमबद्ध कीजिए। गड्ढा खोदना, गड्ढों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर तराशना, उनको लगाना, ये भी एक काम था। कह रहे कि सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बने बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही इन्हें लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, इनके साथ इनको उन व्यक्ति को दफनाया जाता था। यानी कि वो व्यक्ति जो अगर कोई योद्धा रहा है, उसके साथ उसका घोड़ा, उसके हथियार और बहुत सारी चीजों को उसके साथ आपका दफनाया गया था, ताकि क्या हो, लोग बाग ये समझ सकें कि ये क्या है, ये कोई योद्धा था और उसकी परिपाटी लोगों तक क्या हो सके, बड़े आराम से आपका जो है क्लियर इसमें हो सके। मेनली ये कोशिश की गई थी। कह रहे हैं लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में आप पता करना कि इस समय का जो आपका समाज था, हम इन सारी कब्रों को देखकर ये बता सकते हैं कि इस समाज में भी असमानता आपकी दिखाई देती है। कह रहे हैं कि पुरातत्वविदों का यह मानना है कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कह रहे जिन चीजों को आपका उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को कब्र के साथ आपका दफनाया गया है, तो सारी चीजें भी क्या रही होंगी, उसकी रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो, जहां एक वक्त में कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। क्या मिले हैं? 33 सोने के मनके और आपकी जो शंख है वो पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए जाए हैं। यह दफनाए गए लोगों के सामाजिक स्थिति से भिन्न को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। तो यह तो कह रहे हैं कि जो लोग आपके दफनाए गए थे, कहां पर, ब्रह्मगिरी को खोज लो, तो वहां लगभग 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं।
और कंकाल के पास क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, दफनाए गए लोग हैं। तो इससे पता लगता है कि जो लोग आपके दफनाए गए, जो अमीर होंगे उनके साथ सोने की चीजें मिली हैं, उनके हथियार वगैरह मिले हैं, जो गरीब उनके मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं। तो ये क्लियर होता है कि यहाँ भी सामाजिक असमानता की स्थिति जो है हमको बेसिकली यहाँ आपका दिखाई दे रही थी। ठीक, और कह रहे कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, और कुछ उनके सरदार थे, तो कोई उनका फॉलोवर था, क्या था? अनुयायी था। कह रहे क्या सब कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मर जाने वाले लोगों में पोर्ट होल के रास्ते उन्हें कब्र में लाकर दफनाया था। यानी कि अगर एक ही परिवार के लोगों को एक ही कब्र में बाप का दफनाना है तो क्या करते थे? उसके लिए एक रास्ता था, पोर्ट होल। और जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ये आपकी कब्र है और इसके चारों तरफ एक रास्ता है, ये देखिए, अगर आपने अच्छे से देखा होगा, ये पूरी आपकी कब्र दिखाई दे रही है और इसमें ये एक रास्ता है, ये यहां से आता था, इसके अंदर किसी बॉडी को प्रवेश कराते थे। तो ये है मेनली पोर्ट होल। क्या है? पोर्ट होल है आपका, ये ध्यान रहेगा। चलिए, और आप पोर्ट होल की तरफ अगर आप चारों तरफ इसको देखते हैं तो पोर्ट होल के चारों तरफ बड़े बड़े जो आपको पत्थर हैं, जो पाषाण हैं, ये आपको लगे हुए आपको दिखाई देंगे और आप इनको अच्छे से देख सकते हो कि किस प्रकार से ये पत्थर है। और इस पोर्ट होल के बाद एक फिर देखना, आप गौर करिए, थोड़ा सा गैप उनके बीच है, फिर छोटे छोटे जो आपके पत्थर हैं उन पत्थरों को यहाँ पर लगाया गया है। क्लियर है? और उसी के बगल में थोड़े छोटे छोटे पत्थरों को लगाया गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 स्टेप में जाकर ये कहीं आपकी जो कब्र है कि तब आपकी तैयार हुई है और शायद एक ही परिवार के लोगों को यहाँ इस पोर्ट होल के रास्ते से, ये है पोर्ट होल, इस पोर्ट होल के रास्ते से लोगों को एक ही स्थान पर आपका, जहां पर एक ही परिवार के कब्र के रूप में आपका दफनाया गया होगा या दफनाया जाता होगा, ऐसा कुछ है। एक बार गौर करिए, देखिए, आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने? चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक बच्चों किसी की भी? अब देखिए, इसी पोर्ट होल में ये कुछ आप देखेंगे ना, मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये कुछ सामान रखे हुए हैं इस तरीके से, कुछ ही कोने में रखा हुआ है ना सामान। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सारे जो सामान है वो यही है, ऐसे है, यही सामान आपका क्या है, उस कवर के साथ रखे हुए हमको मिले हैं। चाहे आपकी कटार हो, चाहे कुल्हाड़ी हो, या घोड़े का कुछ नीचे का पायदान का सामान हो। चलिए, देख लिया। अब पोर्ट होल की बात हमने कर ली। अब बेसिकली एक गांव को देखते हैं, इनाम गांव, बड़ा फेमस है ये। कह रहे कि इनाम गांव के जो व्यक्ति थे, एक विशिष्ट प्रकार की कब्र है। इनाम गांव की खोज करो, मैप को देखना है। भीमबेट, भीमा की सहायक नदी के किनारे, एक घोड़े के किनारे की जगह, जहां पर 3700 साल से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह एक वयस्क लोगों का प्राय गड्ढे में सीधा लेटा हुआ आपात दफन किया जाता था। इनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही आपका दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाने या पीने के या दफनाने के सब कब्र जो है उनको आपका रखा जाता था। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वालों को मिट्टी के एक बड़े घड़े या संदूक में दफनाया जाता था तथा बस्ती के बीच आपके बस कर यह गांव में सबसे बड़ा एक घर था और इस घर में एक अनाज का गोदाम था और सबके पैर मुड़े हुए मिले हैं। यहाँ एक तो गोदाम मिला है और जो आपका शवों को दफनाया गया है वो कैसे, वो जो उसके पैर हैं बेसिकली वो आपका दफनाए हुए जो है हमको मिला है। पैर कैसे मिला है? उसका दफना हुआ हमको मिला है। ठीक, इनाम गांव के लोग काम धंधे, अब जो इनाम गांव के लोग हैं वो किस तरह का काम धंधा करते थे ये थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए।
इना गांव में पुरातात्विकविदों ने गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ये क्या मिले हैं? इन सब के आपका सीड्स मिले हैं। और इन्हीं के सीड मिलने से क्या हुआ, और साथ में कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इन जानवरों की हड्डियों में कटे के निशान का अंदाजा है। इन लोगों में लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, हिरण, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मीरक, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी भी एकत्र की जाती थी। कह रहे ये सारी चीजें आपको क्या है, यहाँ हमको इनाम गांव में देखने के लिए मिली है। और इस तरह से आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया बच्चों। पूरा चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त होने से पहले एक छोटी सी इसमें एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम पढ़ेंगे और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बॉक्स पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, पूरे चैप्टर में अगर किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन कुछ भी हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप मुझसे पूछिए। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया है कि हम जो हमारा कंकाल है हम उसकी पहचान कैसे करते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। 1 मिनट आपके पास है, आप आराम से पूरे से देखिए तक चैप्टर को, हर पन्ने को पलट कर देखिए कि इसमें कोई ऐसा पन्ना, कोई ऐसा पेज, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई पैराग्राफ में जो चीजें मेरे को समझ ना आई हो, मेरे को पूछना चाहिए। तो आप बताइए सर ये वाला पैराग्राफ में समझ नहीं है, तो फिर मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। आगे बढ़े, चलिए। तो कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चा या बच्ची इस कंकाल के बारे में कोई फर्क नहीं कर सकता। कह रहे अगर कोई कंकाल है तो हम बताते हैं ये छोटे बच्चे का है, ये बड़े का है, लेकिन ये वेरिएशन हम लोग नहीं कर पाएंगे कि ये बच्चा है या बच्ची है। क्लियर है? ये कंकाल में वेरिएशन करना नहीं, फर्क नहीं हो सकता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल किसी स्त्री या पुरुष का है? तो बच्चे में तो वेरिएशन नहीं हो सकता, लेकिन क्या स्त्री और पुरुष का जो कंकाल है उसमें हम पता लगा सकते हैं? कभी कभी लोग अधिकांश कंकाल में मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगा लेते हैं कि कंकाल में अगर गहने मिले हैं तो ये किसी महिला का कंकाल होगा, लेकिन ऐसा समझना के साथ समस्या है, क्योंकि कभी कभी अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। क्लियर है? और कह रहे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है स्त्रियों हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती हैं, इनका इसलिए कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि अगर आपको खाली कंकाल को पहचानना है तो जो स्त्रियों का जो आपका कूल्हा है वो पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। ये इसका प्राइमरी चेकिंग बैलेंस है। और यह समझना कि आधुनिक अध्ययन के आधार पर है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मतलब वैद्य हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा में चरक संहिता में किताब लिखी है और मनुष्य में उन्होंने 306 हड्डी होती हैं और जिसकी आधुनिक संरचना 206 के रूप से काफी ज्यादा है। 360 उन्होंने बताई है और 206 में से काफी ज्यादा है। चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों को जोड़कर, आपको करोड़ को जोड़कर संख्या बताई है। अब इन्होंने कितनी मानी है कि इस तरह की इतनी हड्डियां हैं। ठीक है, ये 306 है बच्चे, ना कि 206। थोड़ा सा बात देख लेना इसको। ठीक है, उन्होंने कितनी बता दी? 306 हड्डी होनी चाहिए, 206 नहीं है। और ये कितना है? 260 उन्होंने बताई है। क्लियर है? तो उन्होंने दांत के सब सारी हड्डियों को उन्होंने गिनकर भी इसमें ऐड कर दिया था। क्लियर है? तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब कुछ मैं आपसे पूछता हूं जो मैंने पूरे चैप्टर में पढ़ाया है। अब आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा तो बड़ी अच्छी बात है, अब मुझे मौका मिला है आपसे पूछने के लिए। तो इनमें सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, कुछ शब्दावलियां हैं जिन शब्दों का प्रयोग हमने बहुत बार किया है। पहला है वेद क्या है, प्रार्थना किसे कहते हैं, भाषा क्या है, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र और कंकाल। ये तो आज पढ़े हैं और ये हमने कल पढ़े थे। ठीक है, ये आज के और ये कल के हैं। ये कब पढ़ा हमने? ये हमने कल पढ़ा था, तो पता होना चाहिए। और ये कब पढ़े हैं हमने? आज।
देखिए, चलिए देख लिया। अब बताइए, वेद आप नहीं बता रहे हैं, प्रार्थना, रथ, एक एक चीज मैंने बता चुकी है। अब ये थोड़ा सा आपको देखना है क्या है, कैसे है। अब यहीं पर मिल जाएगा, चलो मैंने आसान कर देता हूं, ऑप्शन के तौर पर आपको मिल जाएगा। सूक्त का मतलब क्या है, रथ क्या है, यज्ञ क्या है, दास क्या है, महापाषाण क्या है। चलिए, कौन बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स करेगा, मतलब कौन बच्चा मिलाएगा इनको, सॉरी, सुमेल कौन करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स नीचे है। मेल कौन करेगा, सही कौन को सुमेल बताएगा, सर इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। कौन बच्चा है किसी भी स्कूल से, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, चलिए शाबाश। कोई बच्चा, चलिए। अब आपने, मैं दो क्या बताऊंगा आंसर, केवल दो क्या बताओगे। सूक्त का मतलब था अच्छी तरह से बोलना। अब सबसे पहले आप पन्ना पलटिए अपनी बुकों का, और सबसे पहले आप वेद खोलिए। जहां लिखा है ना, वेदों को हम सूक्त कहते थे, और सूक्त का मतलब था उनको अच्छी तरह से बोलना। देखिए, चेक करिए, फिर बताऊंगा मैं। जल्दी पढ़े। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, अभी ना देखा हो, तो ऐसे उसमें डरने वाली बात ही नहीं है। मैं ये दूसरी बार आपको पढ़ा रहा हूं, दो बार आप अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं, घर जाकर रिवीजन कर सके, तो मल्टीपल रूप से ये रिवीजन है। अगला है आपका रथ। रथ को कहां करते थे, युद्धों में प्रयोग करते थे। चलिए, अब अगले तीन आप बताइए बच्चों, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसलिए पहले आपको बताना पड़ेगा। जल्दी चैट के माध्यम से भेजिए फटाफट आप। बिना खाल से आंसर आया है, यज्ञ का बताया है उन्होंने, अनुष्ठान। ठीक है, और देखिए मैम, और कौन से स्कूल के बच्चे जवाब दे रहे हैं। जीआईसी स्यालदे, दास को उन्होंने बताया है गुलाम। बहुत अच्छे। और लास्ट में हम बाजी मारी है, जीआईसी राणाकोट ने, महापाषाण को बताया गया है सजाए गए पत्थर। बहुत सुंदर, शाबाश। देखिए, ऐसे जुड़ के पढ़ेंगे, ऐसे आंसर भेजेंगे तो हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है, मन लगता है कि चलो बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई कुछ सीख रहे हैं, उन्हें कुछ आता है, और फिर अपना कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्डअप होता है। क्लियर है। अब ये इतना पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़। देख लिया, हुआ कॉपी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, एक बार देख ले। और आप, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं और वो आपकी बुक में ना हो। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, हम लोग करने जा रहे हैं ये। चलिए मैम, अब आप, मैं बच्चों को बोल देता हूं और बताना है कि कौन से बच्चे स्कूल का जवाब दे रहे हैं। ये आपके पास है रिक्त स्थान, और आपको मिलते हैं केवल 30 सेकंड। कौन बच्चा पहले जवाब देता है, शाबाश, पढ़े चलिए। तो पहला पढ़िए, के डैश डैश के दास का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि सिंपल है, दास का प्रयोग किस लिए करते थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग आपको नहीं होने वाले हैं आप। चलिए, जीआईसी अंचोली का जवाब हमें आया है, मालिक की सेवा करना। मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। और दास ये क्या होते थे, इनको हम युद्ध में भी जीत के लाते थे। क्लियर है इतना। अगला कौन देगा बच्चों। में महापाषाण पाए जाते हैं या पाए गए हैं।
ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, फिर भी पढ़ा है। तो जीएससी चारवा के बच्चे बता रहे हैं कि भारत में ही मिली है, और बस ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत व कश्मीर आदि में। चलिए शाबाश, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो अभी मैंने बताया है कि जमीन पर गोले में लाए गए पत्थर की चट्टान का काम क्या करता है। अभी अभी पोर्ट होल के विषय मैंने आपको पढ़ाया है कि पत्थर से बना हुआ कमरा, जिसे हमने कहा है जो हमारी कब्र है वही है पत्थर से बना हुआ कमरा, जो पोर्ट होल का रास्ते वाला इमेज दिखाई थी, उसी को फिल करना है इसमें। ठीक है, अब बताइए पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए होता था। सॉरी, मैं नीचे वाला बता दिया। कह रहे हैं कि वहां पर पाए गए हैं चिन्ह, बहुत सारी चीजें मिली हमें, चिन्हों की हमने पहचान की है इस वाले में। क्लियर है, पोर्ट होल का इस्तेमाल होता था। और आधे स्कूल के बच्चे बताइए, जो आपका इनाम गांव है ये किसके लिए था। अभी अभी पढ़ा है जीआईसी कोट कंडारा। अच्छा, बता रहे हैं, शाबाश। नीचे वाले का अनाज, हाँ, तो अनाज का स्टोरेज हमें यहां मिला है। यहाँ के लोग अनाज खाते थे, और आपका फल वगैरह, मांस वगैरह आप कह सकते हैं। पोर्ट होल का क्या इस्तेमाल था, लास्ट बताइए। पत्थर से बना हुआ कमरा। अच्छा, आप इसका आंसर दे रहे थे, ओके। तो पत्थर से बना हुआ कमरा, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ऑलमोस्ट बच्चों ने जवाब दे ही दिया है, कर लीजिए आप इसको। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो पूरा चैप्टर था समाप्त हुआ। सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, लेकिन थोड़ा बच्चा हिचकिचाते हैं, कोई बात नहीं, डरिए मत, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।